आज की कहानी एक चाइनीज दादा और एक अमेरिकन पोते की है। एक बहुत साधारण सी कहानी जो जाते जाते आपके दिलों में घर कर जाएगी। इस कहानी की शुरुआत एक शैडो पपेट शो को दिखाते हुए होता है, जिसके बाद कहानी एक आदमी पर शिफ्ट होती है जिसकी नींद एकाएक टीवी की आवाज से खुल जाती है। टीवी पर स्पाइडरमैन की मूवी आ रही थी। लगता है आज भी वो टीवी देखते देखते सो गया। वो उठकर टीवी बंद करता है कि तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। इस उम्रदार आदमी का नाम अंकल येन है। दरवाजा खोलते ही गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी सीधा उनके मुंह पर पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें सामने कुछ भी नजर नहीं आता। वो पूछते हैं कि कौन है वहाँ। आवाज आती है कि मैं आपका बेटा डोंगलिंग। अंकल येन बोले, ओह मुझे तो लगा तू मर गया। और इतना कहकर वो वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ने लगे। तभी उनका बेटा बोला, ठहरो पापा, मेरे साथ आज कोई और भी है। लेकिन वो उसकी बातों को अनसुना करके अंदर चले आते हैं। अब डोंगलिंग उन्हें अपनी अमेरिकन वाइफ जेसी और अपने बेटे ब्रुक से मिलवाता है। जेसी टूटी फूटी चाइनीज में उन्हें पापा कहकर संबोधित करती है, लेकिन ब्रुक खामोश खड़ा है। वो बार बार उसके माता पिता के कहने पर भी अंकल येन को दादा नहीं कहता। अब इस गंभीर माहौल को किसी तरह हल्का करने के लिए डोंगलिंग बात घुमाते हुए कहता है कि उसे भूख लगी है। बाबा उसे घर पर पड़ी नूडल्स बनाकर देते हैं, जबकि जेसी ब्रुक को अपने साथ लाई इंस्टेंट नूडल्स बनाकर देती है। ब्रुक माँ से कहता है, लगता है दादाजी को हम पसंद नहीं आए। माँ ने कहा, ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे तुम्हें पसंद करने लगेंगे। अब यहाँ लंबे समय से चाइना में रहने की वजह से जेसी और ब्रुक थोड़ी बहुत चाइनीज बोल लेते हैं। अब यहाँ अकेले में दादा अपने बेटे से पूछते हैं कि बता, अब तूने इस अंग्रेज लड़की को कैसे फंसाया। डोंगलिंग कहता है, ऐसा मत बोलो पापा, जैसे यहाँ एक एनजीओ में काम करने के तहत अमेरिका से यहाँ आई है और मैं उसी एनजीओ में बतौर वॉलंटियर काम कर रहा था। हमें पहले ही नजर में प्यार हो गया और 6 दिन पहले ही हमने शादी कर ली। बाबा ने हैरानी से पूछा, तो फिर ब्रुक कहाँ से आया। डोंगलिंग बोला, वो उसके पहले शादी से है। बाबा बोले, तो फिर लड़की डाइवोर्सी है। डोंगलिंग ने कहा, नहीं, उसका पति मारा गया है। फिर बाबा ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, लगता है लड़की का ही दुर्भाग्य है कि उसे तुझ जैसा निठल्ला लड़का मिला। और डोंगलिंग इस बात पर बेशर्मों की तरह दांत दिखाकर हंसने लगता है। फिर बाबा ने पूछा, तुम लोग यहाँ कितने दिन रहने वाले हो। डोंगलिंग ने कहा, यही कुछ 10-15 दिन। इतने में जेसी ने उसे अंदर से आवाज लगाई कुछ जरूरी बात करने के लिए। अब अगली सुबह जब अंकल येन की आंख खुली तो घर पे कोई नहीं था। दरवाजा भी खुला था और टेबल पर कुछ पैसों के साथ एक स्कूल बैग रखा हुआ है। अंकल येन ने घर के बाहर निकलकर इधर उधर देखा, लेकिन वो लोग कहीं नहीं दिखे। तभी दूर से आते हुए अंकल येन के दोस्त ने कहा, सुना है तुम्हारा बेटा डोंगलिंग आया है। उसकी बातों का कोई जवाब न देते हुए अंकल येन घर के अंदर आ जाते हैं। वो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं, किसी से ज्यादा बातें नहीं करते। घर के अंदर आकर वो टेबल पर रखे स्कूल बैग को टटोलने लगते हैं। उसके अंदर कुछ किताबें, खिलौने और एक स्पाइडरमैन का पुतला है। वो उसे हिला डुला कर देखने की कोशिश करते हैं कि इतने में ऊपर से आवाज आती है, वो मेरा है। अंकल ने नजर ऊपर डाली तो देखा कि ब्रुक वहाँ से नीचे उतर रहा है। अंकल येन बोले, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? ब्रुक बिना कुछ बोले उनके हाथों से स्पाइडरमैन की डॉल लेकर उन्हें एक खत थमाता है। चश्मे की आड़ से पूरा खत पढ़ने के बाद अंकल येन जल्दबाजी में कहीं निकल रहे हैं। वो ब्रुक से कहते हैं, मैं तुम्हारे माँ बाबा को ढूंढने जा रहा हूँ, इसीलिए घर के अंदर ही रहना, कहीं बाहर मत निकलना। और इतना कहकर घर को बाहर से दरवाजा बंद करके अंकल शहर की ओर निकल पड़ते हैं। खत में उनके बेटे ने लिखा था कि वह एनजीओ के काम से किसी पहाड़ी जगह पर जा रहे हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो ब्रुक को अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। इसीलिए 10-15 दिनों के लिए वो ब्रुक को उनके पास छोड़कर जा रहे हैं। अंकल येन ने परेशान होकर पूरा शहर ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। थक हार कर जब वो घर लौटे तो देखा ब्रुक एक कोने में सो रहा है। अंकल येन बाहर कुएं से पानी निकालने गए, तभी ब्रुक वहां आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे देखकर कहने लगते हैं, ये तुम्हारा कोई अमेरिका नहीं है जहाँ नल घुमाया और पानी आने लगा। ये चाइना है, यहाँ पर कुएं से पानी निकाला जाता है। बेचारा ब्रुक चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। अब जब आधी रात को ब्रुक सो गया तो अंकल उठकर देखते हैं कि वो ठीक से सो रहा है या नहीं। अगली सुबह उठते ही ब्रुक उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा। उन्होंने घर के अंदर बाहर हर जगह तलाश कर लिया। तभी ब्रुक उन्हें छत के सबसे कोने वाले हिस्से से आवाज लगाता है। अंकल ब्रुक को डांटने लगते हैं, लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनता और सिर्फ कहता है कि उसे हैमबर्गर खाना है।
अब यहाँ अंकल यन को समझ नहीं आ रहा कि ये हैमबर्गर क्या होता है। अब अंकल गांव के इकलौते किराने की दुकान पर पहुंचकर हैमबर्गर मांगते हैं। पहले तो वो महिला कुछ समझ नहीं पाती और फिर कहती है, ओ हैमबर्गर, जैसा कि विज्ञापनों में दिखाया जाता है, लेकिन वो तो शहरों में मिलता है, यहाँ गांव में कहाँ मिलेगा। ये सुनकर अंकल यन उदास होकर जाने लगते हैं। तभी वो महिला उन्हें रोकते हुए कहती है, जरा ठहरिए, मैं कोई बंदोबस्त करती हूँ। और फिर अंदर जाकर 2 ब्रेड के बीच में पकी हुई सब्जियां डालकर ले आती है। अब अंकल येन ब्रुक को ये देते हुए कहते हैं कि ये चाइनीज हैमबर्गर है और भोला भाला ब्रुक चुपचाप उसे खा लेता है। इसके बाद अंकल येन एक बार फिर उसी किराने की दुकान की तरफ रुख करते हैं। वहाँ गांव का इकलौता टेलीफोन बूथ है। जब किसी का फोन आता है तो माइक पर उसका नाम पुकारा जाता है। अंकल येन को दरअसल गाय के दूध की जरूरत थी, पर महिला ने बताया, गाय का दूध यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप ग्राम प्रधान से जाकर बात कर सकते हैं। उनकी गाय है तो वो इस बारे में आपकी मदद कर सकते हैं। अब अंकल ग्राम प्रधान के पास जाते हैं। वो अंकल को देखते ही शैडो पपेट शो की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया था। ये एक तरह की सांस्कृतिक धरोहर है जो चीन में अब लुप्त होती जा रही है और अंकल येन किसी जमाने में इसके मास्टर हुआ करते थे। वांग उन्हें बताता है कि सरकार नए प्रोजेक्ट्स के जरिए लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करना चाहती है, लेकिन अंकल येन के इस काम को छोड़े सालों बीत चुके हैं और अब तो वो बूढ़े भी हो चले हैं। उन्होंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सीधा मुद्दे की बात की कि क्या तुम्हारे पास गाय की दूध मिल सकती है। वांग तुरंत उनके लिए गाय की दूध निकालने लगा और एक बार फिर से उनसे इस प्रोजेक्ट का जिक्र करता है, जिससे हमें मालूम होता है कि उसने अंकल से इस बारे में पहले भी बात की है, क्योंकि अंकल इस पूरे गांव के दूर दूर के इलाके में भी अकेले पपेट मास्टर थे। जब अंकल ने दूध के पैसे देने चाहे तो वांग उन्हें मना करने लगा, लेकिन अंकल जबरदस्ती उसकी पॉकेट में कुछ रुपए रख देता है। अब घर आकर अंकल येन गरम दूध का प्याला रखकर अंदर कुछ काम के लिए जाते हैं। इतने में ब्रुक अपने साथ एक चादर खींचते हुए बाहर लेकर आता है, जिससे दूध का प्याला नीचे गिर जाता है। ये देखते ही अंकल उसे डांटते हुए कहते हैं, इतने बड़े हो गए हो और अभी भी बिस्तर गीला करते हो। ब्रुक चुपचाप अंदर चला गया और अपना स्कूल का बैग कंधों पे लेके घर से जाने लगा। अंकल येन ने उसे किसी तरह रोक के घर के अंदर बंद किया और एक बार फिर से ग्राम प्रधान के घर की ओर दूध लेने निकल पड़े। वांग घर से निकलने ही वाला था, लेकिन अंकल येन को देखकर वो गाड़ी से उतर गया। उसने अंकल को उनके दूध के पैसे वापस करने चाहे, लेकिन अंकल ने वो ना लेते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा और दूध मिलेगा, क्योंकि पिछला वाला दूध गलती से गिर गया। वांग घर के अंदर से बड़े पतीले में दूध ले आया और इस बार अंकल को थोड़ा ज्यादा दूध दे दिया और फिर कहा, आप मेरे उस प्रोजेक्ट के बारे में जरूर एक बार सोचिएगा। अंकल येन ने बात घुमाते हुए कहा, कल मैं इस दूध के पैसे देकर जाऊंगा। और उनके जाते जाते भी वांग पीछे से चिल्लाकर कहता है, मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा। अब यहाँ अंकल का जिगरी दोस्त खेतों में बैठकर गाना गुनगुना रहा था। पीछे से अंकल येन ताली बजाते हुए आए। उनके दोस्त ने कहा, सुना है ग्राम प्रधान ने तुम्हें किसी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया है। अंकल येन बोले, वो सब बातें रहने दो, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और वैसे भी लोग टीवी तो ध्यान से देखते नहीं, मेरा पपेट शो कौन देखेगा। उनके दोस्त ने कहा, फिर भी इस बारे में एक बार ध्यान से जरूर सोचना। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास वो बिग मंकी पपेट अभी भी मौजूद है। अंकल बोले, हाँ मैंने उसे संभाल कर रख दिया है। फिर अंकल के दोस्त ने कहा, उसे संभाल कर ही रखना, सुना है पुरानी चीजों की कीमत आगे जाकर बहुत बढ़ जाती है, तुम ये अपने बेटे को दे सकते हो। तभी किराने की दुकान के माइक में अंकल का नाम पुकारा गया, क्योंकि डोंगलिंग ने उन्हें फोन किया है। अंकल किसी तरह हाफते हुए दुकान पहुंचते हैं, लेकिन उनके पहुंचते पहुंचते फोन कट गया। किराने की दुकान की महिला ने दोबारा फोन लगाया, लेकिन डोंगलिंग का फोन बंद आ रहा था। हताश होकर अंकल घर वापस लौट आते हैं। अब रात को अंकल अपना अलग से खाना बना कर लाते हैं, क्योंकि ब्रुक ये सब नहीं खाता। ब्रुक सामने टेबल के उस तरफ बैठकर स्पाइडरमैन की ड्राइंग बनाता है और अंकल को दिखाता है। अंकल यानी उसे मजाक में कहते हैं, अरे ये क्या बनाया है, इससे अच्छा तो मैं बना लेता हूँ। फिर अंकल ने उसे उसके पैकेट का नूडल्स खाने को कहा। ब्रुक चुपचाप बैठा अंकल को देख रहा है। अंकल ये ने उसे अपने प्लेट से थोड़ा खाना देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। गुस्सा आकर अंकल बोले, तुम अमरीकी लोगों को अच्छा खाना खाना आता ही कहाँ है। अब रात को सोते वक्त अंकल उसे 2 कंबल निकाल कर देते हैं, जो डोंगलिंग की माँ यानी अंकल येन की पत्नी ने खुद अपने हाथों से बुना था, जिसे चीन में शुभ माना जाता है। ब्रुक को लाल रंग की ड्रैगन बनी ब्लैंकेट पसंद आती है। अंकल येन उसे उसी ब्लैंकेट में सुलाते हुए कहते हैं, रात को बाथरूम लगे तो बाहर जाकर करना। इसके बाद अंकल अपना पुराना रेडियो चालू करके कुर्सी पर बैठकर गुनगुनाने लगते हैं। आधी रात को ब्रुक को अकेले डर लगने लगता है।
और वो दादा के पास जाकर सो जाता है। अंकल येन उसे देखकर भी कुछ नहीं कहते। एक सुबह अंकल येन कुएं से पानी निकाल रहे थे और वही बगल में बैठा ब्रुक उन्हें ऐसा करते देख रहा था। अंकल ने उसे कहा, यहाँ अकेले बिल्कुल मत आना, ये कुआं बहुत गहरा है। इसके बाद वो एक बड़ा सा पत्थर लाकर उस कुएं के ऊपर रख देते हैं और ब्रुक से कहते हैं, इसे उठाकर दिखाओ। तो ब्रुक अपनी पूरी ताकत लगाता है और इधर अंकल भी उसे पूरा जोश देते हैं, लेकिन वो उसे नहीं उठा पाता। जिसके बाद अंकल येन निश्चिंत होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ब्रुक घर के आंगन में खड़ा ऊपर की तरफ देख रहा था। अंकल येन ने उससे पूछा कि तुम ऊपर क्या देख रहे हो? ब्रुक ऊपर मकड़ी के जाले की तरफ इशारा करता है। अंकल बोलते हैं, इसमें देखने वाली क्या बात है, और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोते हुए अंकल येन के पास ब्रुक जाकर उन्हें दादा दादा कहकर पुकारता है, लेकिन वो गहरी नींद में सो रहे थे। फिर सीन बदलता है और हम ब्रुक को एक पेड़ से टंगा हुआ देखते हैं। वो उस मकड़े के जाली को पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ तो गया, लेकिन नीचे आने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए डरकर वो चिल्लाने लगा है। अब अंकल येन को उसकी मलहम पट्टी करते हुए दिखाया जाता है। पेड़ से गिरकर उसे चोट लगी थी। अंकल येन ने गुस्सा होते हुए कहा, अब तुम्हारी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। नन्हा ब्रुक भी गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। अंकल येन कुछ समझ ही नहीं पाते। अगले दिन नाश्ते में ब्रुक अपना फेवरेट नूडल्स नहीं खाना चाहता, उसे दूध और अंडा चाहिए। अंकल उसे नूडल्स खाकर भी दिखाते हैं कि ये तो बहुत टेस्टी है, फिर भी ब्रुक नहीं मानता और उनके डांटने पर वो बैग लेकर फिर से घर से निकल पड़ता है। अंकल येन दौड़ते हुए उसे रोकते हैं तो वो अंकल को स्पाइडरमैन की तरह उंगलियां करके दिखाता है। अंकल येन कहते हैं, मैं इन सब चीजों से नहीं डरने वाला, और उसे पकड़कर वापस घर के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद अंकल येन एक बार फिर वांग के पास दूध लेने जाते हैं और वो फिर उनसे पूछता है, क्या आपने पपेट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सोचा है? इस बार अंकल ने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। फिर वो वांग से पूछते हैं, क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है? वांग ने कहा, थोड़ी बहुत तो आती है। फिर अंकल उससे कुछ शब्दों के मायने पूछने लगे, जैसे पूछा कि खाने को क्या कहते हैं और किसी को कैसे बुलाया जाए। वांग की अंग्रेजी बहुत फनी थी और उससे भी ज्यादा मजेदार था अंकल का उच्चारण। इसके बाद अंकल जब दूध लेकर घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ब्रुक हाथों के पीछे कुछ छुपा रहा है और अंकल के पूछने पर भी वो कुछ नहीं कहता। दरअसल वो अंकल के पपेट्स में से सबसे कीमती पपेट द मंकी किंग के साथ खेल रहा था। ये देखकर अंकल को गुस्सा आ जाता है। वो था तो ब्रुक के लिए एक खिलौना, लेकिन अंकल के लिए वो एक अमूल्य संपत्ति है। वो गुस्से के मारे ब्रुक को घर से बाहर निकाल देते हैं और पपेट्स को देखने लगते हैं कि कहीं उनमें से कुछ टूट तो नहीं गया। इतने में ब्रुक बाहर खड़े होकर जोर जोर से रोने लगता है और तभी वहाँ से ग्राम प्रधान वांग गुजर रहा था। उसने वहाँ किसी की चिल्लाने की आवाज सुनकर अपनी गाड़ी रोकी और दरवाजे को खटखटाते हुए अंकल येन को आवाज देने लगा। कहा, सब ठीक तो है? अंकल येन ने ब्रुक के मुंह पर हाथ रखकर कहा, हाँ बिल्कुल सब ठीक है, मैं तो बस मुर्गियों को पकड़ रहा था। इतने में ब्रुक एक और बार चिल्ला उठा। अब की बार अंकल येन ने उसे डांटते हुए चुप कराया। थोड़ी देर बाद जब अंकल येन घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वांग के साथ और दो लड़के उनके घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दो लड़के तो अंकल येन को देखते ही दुम दबाकर भाग गए और वांग भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अब रात में दादा और पोता दोनों मिलकर उस सालों पुरानी संदूक में रखे पपेट्स के साथ खेल रहे हैं, जो न जाने कितने सालों से बाहर नहीं निकली थी। अगले दिन अंकल येन सुबह सुबह ब्रुक को लेकर बस से कहीं जा रहे हैं और नन्हा ब्रुक बस में ही सो गया। दरअसल वो शहर जा रहे हैं। अंकल येन ब्रुक को लेकर एक सैलून गए। वो उसके लाल बालों को काला रंगवाने के लिए लाए हैं। रंग होने के बाद वो ब्रुक से कहते हैं, अब तुम थोड़ा बहुत चाइनीज लग रहे हो। खुद को आईने में देखकर ब्रुक चिल्ला पड़ा। इसके बाद दादा अपने पोते को मन पसंदीदा खाना खिलाने के लिए ले गए। वहाँ से वो ओपेरा गए, जो अंकल येन को तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ब्रुक बड़े ध्यान से सुनने लगा और फिर वहाँ से निकलकर वो उस ओपेरा के गाने को गुनगुना भी रहा था। इसके बाद अंकल येन एक दुकान में कुछ सामान खरीदने गए। जब पीछे मुड़कर देखा तो ब्रुक कहीं नहीं था। वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि ब्रुक एक खिलौने की दुकान के सामने खड़ा है और उसके हाथ में स्पाइडरमैन का मास्क है। वो उसे खरीदने के लिए कह रहा है। अंकल येन ने देखा कि ये कैसा खिलौना है, ना है नाक ना है आंखें, और जब उन्होंने उसका दाम 600 रुपए सुना तो वो किसी भी हालत में इसे नहीं खरीदना चाहते थे। लेकिन ब्रुक तो जिद पे अड़ गया। वो बिना इस खिलौने को लिए बस पे नहीं चढ़ेगा। अगले सीन में हम दादा पोते को गांव के बाहर एक पहाड़ी ढलान में बैठा देखते हैं और ब्रुक ने वही स्पाइडरमैन की मास्क पहनी हुई है। अंकल येन ने ब्रुक से कहा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है क्योंकि उसे मेरे बेटे जैसा पति मिला है। अगर तुम चाइनीज होते
तो मैं तुम्हें पोता मान भी लेता, लेकिन अब अगर तुम्हें पोता मानूंगा तो सारे गांव वाले मुझ पर हंसेंगे। ब्रुक ने नादानी भरे आवाज में कहा, वो लोग आप पर क्यों हंसेंगे? दादा ने उस बात को बीच में छोड़ते हुए ब्रुक के स्पाइडरमैन का मुखौटा निकालते हुए कहा, अरे इसी तो मैंने पहले भी देखा है। ब्रुक कहता है, ये अमेरिकन सुपर हीरो है, ये बहुत पावरफुल है। दादा हंसते हुए कहती है, इसकी तो ना आंखें हैं और ना ही नाक, ये कैसा सुपर हीरो है? असली सुपर हीरो तो हमारा द मंकी ही है। वो उड़ सकता है, उछल के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुंच सकता है और वो लोगों की सुरक्षा करता है। दादा यहाँ बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ब्रुक से बात कर रहे हैं। वो बाहर से जितने भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन अंदर से बहुत मुलायम है, बिल्कुल किसी नारियल की तरह। ब्रुक ने पूछा कि हम दोनों यहाँ क्यों बैठे हैं, घर क्यों नहीं चलते? दादा बोले, हम शाम होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अंधेरा रहने पे लोग तुम्हें देख न सके। अंधेरा होने पे दादा पोते को पीठ में लिए घर पहुँचते हैं। ब्रुक भी तब तक सो चुका था, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ही वांग पीछे से उन्हें आवाज देता है। वो कहता है, आपको गाय की दूध की जरूरत थी, इसीलिए मैं आपके लिए गाय लेकर आया हूँ। अंकल यन इतनी देर से ब्रुक को अपने कंधे के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में वांग की नजर उस पर पड़ ही जाती है। वो कहता है, कितना प्यारा बच्चा है, क्या ये आपका पोता है? अंकल येन हाँ में जवाब देते हैं और जल्दी से वांग को अपने साथ घर के अंदर ले चलते हैं और उसे पूरी घटना बताते हैं। लेकिन वो उसे ये नहीं बताते कि ब्रुक की माँ एक अमेरिकी है। वांग बीच में ही कहता है, लेकिन ये तो दिखने में बिल्कुल अंग्रेजों की तरह है। अंकल येन उसे सोते हुए ब्रुक से थोड़ा दूर लेकर आते हैं। वांग कहता है, तो क्या कल इसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी? मुझे तो लगा कोई लड़की है, मैं तो पुलिस को कॉल करने भी वाला था। अब अंकल येन बात को घुमाते हुए कहते हैं, ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? वांग कहता है, आपको तो मालूम है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए। नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी कभी जान नहीं पाएगी कि शैडो पपेट शो भी कभी हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा हुआ करता था। और आपके जैसा पपेट मास्टर आसपास के गांव में दूर दूर तक कहीं नहीं है। अंकल येन बोले, मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, शायद मुझसे अब ये नहीं हो पाएगा। वांग बोला, मुझे मालूम है आप जरूर कर लेंगे, और वैसे भी सरकार इस काम के लिए बहुत बड़ी रकम देने को तैयार है। वांग झट से अपने जेब से एक पेपर निकालता है और उस पे सारी डिटेल्स उन्हें दिखाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह वांग की बाइक में दादा और पोता दोनों सरकारी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर अंकल येन का पूरा अतिथि सत्कार होता है। लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं। अब स्टेज पर वांग सबसे उनका परिचय करवाता है और कहता है कि आज से ये आप सभी को शैडो पपेट शो सिखाएंगी। ये सुनकर अंकल येन चौंक जाते हैं और तुरंत स्टेज से नीचे उतर आते हैं। वो वांग पे गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुमने इन सब की उम्र देखी है, ये सब तो मुझसे भी ज्यादा उम्रदार है, मैं इन्हें कैसे सिखा पाऊंगा? और गुस्सा होकर ब्रुक का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। वांग अंकल को समझाने की पूरी कोशिश करता है और अंत में सफल हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि अंकल येन उन सभी बूढ़े लोगों को पपेट मास्टर शो के बारे में समझा रहे हैं, यानी कि वो इस काम के लिए राजी हो गए हैं। और वहीं बाहर ब्रुक चुपचाप बाइक में बैठकर अपने स्पाइडरमैन से खेल रहा है। तभी वांग उसके पास आता है और उसे तरह तरह के सवाल करने लगता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे माँ बाबा कैसे मिले, वगैरह वगैरह। एक समय पर ब्रुक उससे परेशान होकर उसे स्टूपिड कहकर वहाँ से चला जाता है और वांग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब यहाँ वांग को पूरी बात पता चल चुकी है कि ब्रुक दरअसल एक अमेरिकी बच्चा है। वो अंकल येन से कहता है, ये तो हमारे गांव के लिए बड़े गर्व की बात है और आप इस बच्चे को पूरे गांव से छुपा रहे हैं। अंकल येन कहते हैं, मैं इस बच्चे के बारे में सबको बताना ही चाहता था, लेकिन सोचा कि उसके पहले इसे थोड़ा चाइनीज तौर तरीका सिखा दूं। वो वांग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी किसी को कुछ ना बताए, वो खुद सबको ये बात बता देंगे। उस रात ब्रुक अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था। वहीं सामने बैठे वांग ने पूछा, क्या तुम्हें उनका नंबर याद है? ब्रुक ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद वांग ने उसे अपना फोन निकाल कर दिया और वो माँ का नंबर डायल करते हुए चला गया। इधर थोड़ी देर होने पर वांग फोन बिल को लेकर चिंता कर रहा था। अंकल बोले, तुम्हें वैसे ही काफी वेतन मिलता है, तो इतने से फोन बिल की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अब ब्रुक बाहर अकेले में खेल रहा था और अंकल येन की हमेशा की तरह बैठे बैठे चेयर पे आंख लग गई। वो हमेशा सोते वक्त अपनी हथेली में 2 अखरोट के बादाम रखा करते हैं और ब्रुक ने उन बादामों की जगह मुर्गी के अंडे उनकी हथेली पर रख दिए। तभी किराने की दुकान से अंकल का नाम पुकारा जाने लगा। उनके नाम किसी का फोन आया है। अंकल येन को लगा कि ये जरूर उनका बेटा होगा और फोन उठाते ही वो उसे डांटने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि वो ब्रुक की माँ है। अंकल येन ने अपनी नासमझी के लिए उनसे माफी मांगी और फिर फोन ब्रुक को थमा दिया।
ब्रुक अपनी माँ के साथ अंग्रेजी में बात कर रहा था और अंकल येन को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। इतने में किराने वाली महिला बोली, आपका पोता तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है। अंकल येन ने पूछा, क्या आपको अंग्रेजी समझ में आती है? उन्होंने नाम सर हिलाया। अगले सीन में दिखाता है कि अंकल येन उसी कुर्सी पर बैठे बैठे सो चुके हैं और उनके हाथों में अखरोट की जगह अंडे रखकर अखरोट को दरवाजों के कोने से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में दरवाजा ही उसके ऊपर आ गिरने को होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। धड़ाम की आवाज सुनकर जब दादा की आंख खुली तो मुट्ठी में भींचे अंडे फूट गए। इससे वो गुस्सा होकर ब्रुक को पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन पूरे आंगन के कई चक्कर लगाने के बावजूद वो उसे पकड़ नहीं पाते और ब्रुक एकाएक दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दादा ने जब पास जाकर देखा तो देखते ही कि दरवाजे के नीचे उसका स्पाइडरमैन का खिलौना पड़ा है जो कि टूट चुका है और अब इससे दादा खुद मुसीबत में आ गए। अब अगले दिन भी पपेट शो की क्लास लेते हुए दादा ने देखा कि छोटा ब्रुक उदास है। उन्होंने वांग को शहर में ठीक वैसे ही स्पाइडरमैन का खिलौना लाने के लिए भेजा था, लेकिन वांग ने वापस आकर कहा दुकान में हर तरह के खिलौने थे, सिर्फ स्पाइडरमैन ही नहीं मिला। अब अंकल येन उसे लाए हुए खिलौनों के पैसे देना चाहता था, लेकिन वांग ने लेने से मना कर दिया। अब घर जाते हुए दादा को साफ समझ में आ रहा है कि ब्रुक का मन अभी भी उदास है। रात के वक्त दादा उसके सारे खिलौनों को टेबल पे सजाते हैं और उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, अमेरिका में तो कितने सारे सुपर हीरो हैं, क्या तुम मुझे इनके नाम बता सकते हो? लेकिन ब्रुक कोई जवाब नहीं देता। वो अंदर से वो लाल कंबल लेकर आता है, यानी कि वो सोना चाहता है। दादा बोले, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मैंने वो खिलौना कोई जानबूझकर थोड़ी तोड़ा था। लेकिन ब्रुक कोई जवाब न देकर चुपचाप सोने चला जाता है। अगली सुबह ब्रुक अपने सर के ऊपर एक मकड़ी को देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम ब्रुक को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसे मकड़ी ने काटा है। दादा बार बार डॉक्टर को जाकर ब्रुक का ठीक से इलाज करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर ने कहा वो कोई जहरीला मकड़ा नहीं था और जितनी दवाइयाँ और इलाज की जरूरत थी वो हमने कर दी, लेकिन दादा के बार बार सवाल करने पर वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। अब यहाँ रात में ब्रुक को तेज बुखार आता है और दादा उसके पास बैठे उसे पानी की पट्टी लगा रहे हैं। इसके बाद दादा कई साल बाद अपने काम करने की टेबल पर बैठते हैं और स्पाइडरमैन के पुतले को गौर से देखते हैं। फिर एक लंबी सांस लेकर अपने काम में जुट जाते हैं। वो स्पाइडरमैन की एक शैडो पपेट बनाना चाहते हैं। पहले तो वो स्पाइडरमैन की आकृति बनाते हैं, फिर उन्हें अलग अलग चीजों में रखकर उसकी कटिंग करते हैं, फिर उन्हें रंग भरते हैं और फिर कई सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो उन्हें जोड़ते हैं। इस काम में पूरी रात लग जाती है। अगली सुबह भोर में ही छोटे ब्रुक की नींद खुल जाती है। दादा उसके बगल में ही सोए हैं और दूसरी तरफ वो स्पाइडरमैन का शैडो पपेट रखा हुआ है, जिसे देखकर ब्रुक बहुत खुश हो जाता है। दादा भी एक बार अपनी आंखें खोलकर उसे मुस्कुराता हुआ देखते हैं और वापस अपनी नींद की आगोश में चले जाते हैं। रात के वक्त दादा और पोता स्पाइडरमैन और द मंकी किंग के शैडो पपेट के साथ खेलते हैं और दादा उससे ढेर सारी बातें करते हैं। जिस अंकल येन को हमने शुरुआत में देखा था और ये जो हमारे सामने दादा है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो इंसान हमेशा अकेला रहना चाहता था वो आज ब्रुक के बिना एक पल नहीं रह सकता और ब्रुक भी अपने दादा को उतना ही प्यार करता है। दादा उसे साइकिल में बिठाए पूरा गांव घूमते हैं, भले ही वो चाइनीज हो या अमेरिकन, इससे अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे अपना पोता मानते हैं। वो एक साथ खाते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, हर काम साथ साथ करते हैं जैसे कोई पक्के दोस्त हो। उसके आने से दादा की जिंदगी में एक रवानी आ गई है। जो काम उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो आज करने लगे हैं। वो ब्रुक के साथ गाना गाते हैं और दोनों जी खोलकर हंसते हैं। उन दोनों की जोड़ी की तरह उनके कपड़े भी साथ साथ सूख रहे हैं। उस रात ब्रुक अपने दादा से पूछता है, ये स्प्रिंग फेस्टिवल क्या होता है? दादा कहते हैं, ये चीन का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। कोई कितनी भी दूर क्यों न रहता हो, इस दिन सभी अपने परिवार से मिलने आते हैं। लोग नाच गाना, खाना पीना करते हैं और खूब मजा करते हैं। ब्रुक दादा से कहता है, मुझे भी स्प्रिंग फेस्टिवल में आना है। दादा उसे वादा करने को कहते हैं कि वो हर स्प्रिंग फेस्टिवल में उनसे मिलने आएगा और ये वादा 100 जन्मों का वादा है, तोड़ा नहीं जा सकता। दादा और पोता इस कच्चे पक्के वादे के साथ नींद के आगोश में चले जाते हैं और अगले दिन ही स्प्रिंग फेस्टिवल का दिन है। पूरा गांव इस समारोह में जुटा है, सभी अपने अपने काम में व्यस्त है। तभी वांग आकर अंकल येन के दोस्त से उनके बारे में पूछता है। वो कहता है, घबराओ मत, वो अपने समय पे ठीक आ जाएगा। उधर दादा अपने पोते के साथ उसी कुएं के सामने बैठे हैं और दादा मजाक करते हुए उसे कहते हैं, जानते हो इस कुएं के दूसरी तरफ अमेरिका है। जब तुम अमेरिका चले जाओगे और अपने घर के पीछे के कुएं से
दादा दादा आवाज लगाओगे तो मैं यहाँ से सुन पाऊंगा। भोला ब्रुक इसे सच मानकर जोर जोर से कुएं की तरफ देखकर दादा दादा चिल्लाता है और दादा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी ब्रुक का नाम जोर जोर से लेते हैं। इधर गांव दुल्हन की तरह सजी है। स्प्रिंग फेस्टिवल समारोह बस शुरू होने ही वाला है। सभी अंकल येन के शैडो पपेट शो को देखने के लिए बहुत उत्साहित है। वहीं दूसरी तरफ हम डिंगलिंग और जेसी को गांव में आते हुए देखते हैं। यहाँ दादा और पोता तैयार होकर मेले के लिए निकल ही रहे थे कि दरवाजे पर उनकी ऑटो आकर रुकती है। ब्रुक माँ को देखते ही दौड़कर उनके गले लग जाता है। दादा उन्हें देखकर कहते हैं, तो तुम लोग आ गए। डिंगलिंग बताता है कि उनकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई थी, 2 मैकेनिक उसे लेकर आते ही होंगे। और फिर सभी घर के अंदर चले जाते हैं। दादा उनसे पूछते हैं, तुम लोग कितने दिनों के लिए आए हो? डिंगलिंग कहता है, बस कुछ ही घंटों के लिए। यहाँ से जाते ही मैं दूसरा एनजीओ ज्वाइन करने वाला हूँ और ब्रुक भी 2 दिनों के बाद अमेरिका चला जाएगा। ये सुनते ही दादा के मुंह से निकल जाता है, ब्रुक क्यों जाएगा? और अगले ही पल वो अपनी भावनाओं को संभाल लेते हैं। वहाँ अंदर ब्रुक अपनी माँ को दादा के बनाए शैडो पपेट्स दिखा रहा था और बाहर डोंगलिंग अपने पापा को बताता है कि उसका और जेसी का ब्रेकअप हो गया है। ये सुनते ही बाबा पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? डोंगलिंग कहता है, ये फैसला हम दोनों का है, अब हम दोनों अलग हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद अंकल येन ने कहा, तुम्हें यहाँ से जाने के बारे में अभी ब्रुक से कहने की कोई जरूरत नहीं तो वो रोने लगेगा। पपेट शो खत्म होते ही चुपचाप उसे लेकर यहाँ से निकल जाना। और जाते हुए वो अपने बेटे से कहते हैं, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थे। अंदर आकर वो जेसी से अपने आंसू छुपाने की कोशिश करते हैं। जेसी इतने दिनों तक ब्रुक का ख्याल रखने के लिए उनका धन्यवाद करती है और वो जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं। फिर अपना बैग उठाकर ब्रुक का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, चलो स्प्रिंग फेस्टिवल में जाने का समय आ गया है। खेतों से जाते हुए ब्रुक दादा से पूछता है, अच्छा दादाजी, अगर स्पाइडरमैन और मंकी किंग में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? दादा कहते हैं, उन्हें लड़ने की क्या जरूरत, वो अच्छे दोस्त बनेंगे और इस दुनिया के लोगों का भला करेंगे। फिर वो पोते से पूछते हैं, अच्छा ब्रुक, यहाँ से जाने के बाद तुम दादा को मिस करोगे? ब्रुक कहता है, हाँ, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगा। दादा ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। ब्रुक कहता है, मैं हर स्प्रिंग फेस्टिवल के दिन आपसे मिलने आया करूंगा। धीरे धीरे दिन रात के आगोश में ढल रहा है, लेकिन इन दादा पोती के जोड़े की तो मानो बातें कभी खत्म ही नहीं होंगी। वहाँ शैडो पपेट शो की पूरी तैयारियां हो चुकी है। दादा एक बार सबको चेक कर लेते हैं और फिर पर्दे के पीछे से देखते हैं कि ब्रुक ठीक से बैठा है या नहीं, और उसे देखकर उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शो शुरू होता है। सभी लोग उत्साह के साथ तालियां बजाने लगते हैं। अब शो के बीच में ही ब्रुक की माँ उसे लेने आती है क्योंकि उनके जाने का समय हो गया है। डोंगलिंग भी अपने पिता के कानों में जाकर कहता है, हमें अब जाना होगा। तभी अंकल येन के दोस्त डोंगलिंग के हाथों में कुछ थमाते हैं जो दादा ने अपने पोते के लिए पहले से देकर रखा था। जैसे जबरदस्ती ब्रुक को वहाँ से लेकर चली जाती है। गाड़ी के जाने की आवाज अंकल येन के कानों तक भी आती है और उनकी आंखें छलछला उठती है। दिल पे पत्थर रखकर उन्होंने ये पपेट शो खत्म किया और खत्म होने के बाद वो ना जाने कब तक वो चुपचाप ऐसे ही बैठे रहे। अब अंकल येन की जिंदगी पहले से भी ज्यादा खाली हो गई है। वो उन जगहों पर अकेले घूमते जहाँ वो कभी अपने पोते को लेकर घूमा करते थे। आज उनके कपड़े के सामने ब्रुक का कपड़ा नहीं सूख रहा। जो घर ब्रुक के आने से झूम उठा था, आज वो शमशान की तरह सुनसान पड़ा है। दादा जहाँ देखते वही उन्हें ब्रुक के साथ बीते पल याद आते। कैसे 2 दादा पोते साइकिल पर पूरा गांव घुमा करते थे, कैसे वो देर रात तक हंसते थे और कैसे वो स्पाइडरमैन और द मंकी किंग के पपेट के साथ खेला करते थे। आज भी वो 2 अखरोट लिए अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और निगाहें दरवाजे पर टिकी है। ऐसे 6 महीने बीत गए। दादा आज भी टीवी खुला छोड़कर कुर्सी पर सो जाते हैं और सोते सोते वो सपना देखते हैं उस वादा का जो ब्रुक ने उनसे किया था, 100 जन्मों का वादा कि वो उनसे हर स्प्रिंग फेस्टिवल में मिलने आएगा। तभी फोन की घंटी बजती है। फोन पे ब्रुक है। दादा का चेहरा खुशी से खिल जाता है और तभी दरवाजा खुलता है। सामने ब्रुक खड़ा है और वो अपने दादा को हैप्पी न्यू ईयर कहता है। दादा के हाथ से फोन छूट जाता है और वो दौड़कर नन्हे ब्रुक को गले से लगा लेते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि जेसी और डोंगलिंग का ब्रेकअप नहीं हुआ है, वो फिर से एक हो गए हैं। इसके साथ ही पूरा परिवार साथ न्यू ईयर मनाता है और वो सभी मिलकर एक फैमिली फोटो खींचने की कोशिश करते हैं जिसमें डोंगलिंग कैमरे में टाइमर सेट करता है और इसी यादगार पल के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। तो आपको इस दादा पोते की कहानी कैसी लगी
हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी कोरियन सिनेमा और ड्रामा के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को पक्के से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जल्द मिलते हैं एक और खूबसूरत कहानी के साथ।